ये रिपोर्टें भी सारी मिली भगत हैं, ये सिर्फ इन चोरों को बचाने का तरीका है। तो कमीशन से आपको क्या हासिल होगा जो ये कमेटी नहीं कर सकती। मसले के आखिर में लिखा गया जी फोरेंसिक ऑडिट की जरूरत है, पॉलिसी ऐसी बनाई गई कि करप्शन का मौका हो। हम इंशाल्लाह इस मसले को छोड़ेंगे नहीं, इसको मंतकी इंजाम तक पहुंचाएंगे। जो हुकूमत चीनी मैनेज ना कर सके और मिली भगत से करप्शन के जरिए अवाम पर 100 अरब का डाका डाले, उसको रहने का हक नहीं है। के बाद हमारे लिए काम करना नामुमकिन हो गया है। अभी हम तमाम सर्विसेज से विड्रा कर रहे हैं। हमारे कम से कम 150 के करीब हमारे डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, नर्सेज गिरफ्तार हैं। उनको जिस दहशतगर्दों की तरह मारा गया है, ये हमारी सर्विसेज का सिला है। ना हमें यहाँ पे अलाउंसेस चाहिए, ना हमें सलूट चाहिए, हमें यहाँ पे प्रोटेक्शन चाहिए, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद टीएम। मैं हूं तारिक महमूद। आटा और चीनी बहरान के हवाले से जो गुज़िश्ता रोज़ रिपोर्ट मंजर आम पे आई, उसके बाद आज एक सियासी भूचाल आया हुआ है। गुज़िश्ता रोज़ से अपोजिशन ने इसके ऊपर ख़ासी तनकीद का निशाना बनाया। आज शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने कहा कि इस रिपोर्ट में सब्सिडरी की तो बात हुई है, लेकिन ये बात नहीं हुई है कि आखिर ज़िम्मेदार कौन थे जिन्होंने चीनी महंगी फ़रोख्त की। 100 अरब रुपए का डाका डाला गया, शाहिद खाकान अब्बासी साहब कह रहे थे। और यही एतराज़ इस रिपोर्ट के हवाले से भी आ रहा है कि इसमें यह ज़रूर बात है कि सब्सिडरी दी गई और सब्सिडरी क्यों दी गई, किन वजूहात की बिना पर दी गई, सब्सिडी देने के ज़िम्मेदार कौन थे। गो कि पंजाब हुकूमत ने ना विफाक ने सब्सिडी दी, ना KPK ने दी, ना सिंध ने दी। तो पंजाब ने अगर 3 अरब रुपए की सब्सिडी दी तो वो क्यों दी और उसके पीछे क्या मुहर्रिकात थे, इस मामले के ऊपर ये रिपोर्ट खामोश है। फिर चीनी जो लोगों ने ज़ख़ीरा की, उस मामले के ऊपर भी रिपोर्ट खामोश है। उस की कीमत बढ़ाकर जिन लोगों ने अरबों रुपए कमाए, उस हवाले से भी रिपोर्ट खामोश है। और ये कहा गया कि अभी चूँकि फॉरेंसिक हो रहा है, लिहाजा 25 अप्रैल तक ये सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। ये मामला चलते चलते आज उस वक्त जो है वो अपनी इंतहा को पहुंचा जब जहांगीर खान तरीन के हवाले से ख़बर सामने आई। शहबाज गिल साहब ने ट्वीट किया और जिसमें कहा कि जहांगीर तरीन को जो एग्रीकल्चर की टास्क फोर्स थी उसकी चेयरमैनशिप से हटा दिया गया है। चंद ही लम्हों के बाद जहांगीर तरीन ने उसका जवाब दिया और कहा कि हेलो, आप अपना रिकॉर्ड दुरुस्त कर लीजिए, मैं कभी भी टास्क फोर्स का कमेटी का कोई चेयरमैन नहीं रहा। साथ साथ जहांगीर तरीन साहब ने जो मीडिया के नुमाइंदे थे उनसे गुफ्तगू की, इस रिपोर्ट को सियासी रिपोर्ट करार दिया। गो कि उन्होंने कहा कि वो इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं, लेकिन साथ साथ उन्होंने इस तमाम सूरत हाल का ज़िम्मेदार मुल्क की एक ताकतवर तरीन शख्सियत यानी वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान को करार दिया और कहा कि इन तमाम मामलात के पीछे आज़म खान साहब हैं। आज़म खान साहब इस कदर पावरफुल है कि वो जहांगीर तरीन जैसी शख्सियत को हिला रहे हैं, या जहांगीर तरीन जैसी शख्सियत जो है वो उनके हवाले से शिकवे का इजहार कर रही है। तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज़म खान साहब जो है वो किस कदर पावर को एंजॉय कर रहे हैं। अभी इन्हीं खबरों की बाज़गश्त थी कि साथ साथ इत्तलात मौसूल हुई विफाकी काबीना के हवाले से। अगरचे इससे कबल समीउल्लाह चौधरी साहब जो पंजाब के वज़ीर खुराक थे, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया क्योंकि उनके ऊपर जिम्मेदारी आयद की गई थी गंदम की रिपोर्ट के हवाले से। उन्होंने कहा कि चूँकि मेरा नाम आया है लिहाजा मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ। साथ साथ फेडरल कैबिनेट के अंदर बड़ी तब्दीलियाँ हुई। खुसरो बख्तियार साहब की मिनिस्ट्री यानी नेशनल फूड एंड सिक्योरिटी की जो मिनिस्ट्री थी वो तब्दील कर दी गई और ये मिनिस्ट्री दे दी गई फ़खर इमाम साहब को जो कश्मीर कमेटी के चेयरमैन हैं। खुसरो बख्तियार साहब को इकनॉमिक अफेयर डिवीज़न का वज़ीर लगाया गया और इत्तलात ये आ रही हैं कि वो इस मामले के ऊपर भी कुछ खुश नहीं हैं और ऐन मुमकिन है कि वो इस मिनिस्ट्री से इस्तीफ़ा दे दें। साथ साथ अरबाब शहजाद साहब को उनके ओहदे से हटा दिया गया। बाबर रहमान साहब की एंट्री हुई है और अब वो पार्लियामेंट्री उमूर के मुशीर के तौर पर काम करेंगे। आज़म सवाती साहब की मिनिस्ट्री में तब्दीली की गई, उन्हें नारकोटिक्स का ओहदा दिया गया। फेडरल कैबिनेट में एक ऐसे मौके पर तब्दीलियाँ, एक ऐसे मौके पर रद्दोबदल, एक ऐसे मौके पर सियासी भूचाल जब मुल्क जो है वो कोरोना वायरस के हवाले से एक बहुत ही गंभीर सूरत हाल का शिकार है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान यानी गुज़िश्ता एक रोज़ में 397 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। हमारी जो डेथ टोल है वो 50 तक पहुंच चुका है और आज उससे बड़ा सितम और जुल्म यह है कि जब
पूरी कौम जो है वो डॉक्टर्स को खिराज तहसीन पेश कर रही है, उनकी खिदमत की मुतरफ़ है। एक ऐसे मौके पर कोयटा में बलूचिस्तान पुलिस उन्हीं डॉक्टर्स के ऊपर और पैरा मेडिकल स्टाफ के ऊपर लाठियां और डंडे बरसा रही थी, और डॉक्टर्स का कसूर सिर्फ इतना है कि वो ये कह रहे हैं कि उन्हें जो प्रॉपर इक्विपमेंट हैं वो प्रोवाइड कर दिए जाए, उन्हें मास्क प्रोवाइड कर दिए जाएँ, उन्हें PPEs जो हिफाजती किट्स हैं वो प्रोवाइड कर दी जाए। इसके बाद डॉक्टर्स ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, यंग डॉक्टर्स के सरबराह ने, जिसमें उन्होंने कहा कि एक तरफ हम कोरोना से मर रहे हैं, 15 से ज़ायद डॉक्टर हमारे इन्फेक्टेड हैं, दूसरी तरफ हमें पुलिस मार रही है, डंडे बरसा रही है और हमारे साथ वो सलूक किया जा रहा है जो दहशत गर्दों के साथ सलूक किया जाता है। जिसके बाद डॉक्टर्स ने अनाउंस किया कि वो कोरोना के पेशेंट्स को ट्रीट नहीं करेंगे। एक ऐसी सूरत हाल है मुल्क के अंदर, और दूसरी तरफ जो सियासी सरगर्मियाँ हैं और जो सियासी सूरत हाल है वो अपनी उरूज पर है। आखिर ऐसे मौके का इंतखाब क्यों किया गया? क्या ये टाइमिंग दुरुस्त है? वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के फ़ैसलों की तारीफ़ भी हो रही है, तनकीद भी हो रही है। आखिर इस पूरी सूरत हाल का फ़ायदा होगा, नुकसान होगा? क्या जो करप्शन माफिया या लोगों की जेबों पर डाका डालने वाले लोग हैं उनके खिलाफ जिस कार्रवाई की बात की जा रही है, क्या पाकिस्तान की तारीख़ में पहली मरतबा ऐसे होने जा रहा है कि उन अफराद के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो रही है? क्या माफियाज जो है वो पकड़े जाएंगे, या फिर ये कोई अटेंशन डाइवर्ट करने की कोई स्ट्रेटजी है, कोई हिकमत अमली है? लेकिन क्या इस हिकमत अमली का इमरान खान साहब को फ़ायदा होगा या मुस्तकबिल में उन्हें इस हिकमत अमली का नुकसान उठाना पड़ेगा? इन मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं मुल्तान से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली मोहतरम जनाब इब्राहिम खान साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली डॉक्टर निसार चीमा साहब, और मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली मोहतरम जनाब फैसल करीम कुंडी साहब। मेरे तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। इब्राहिम खान साहब, सबसे पहले ये फरमाइएगा कि ये कोरोना वायरस रोज़ाना अब गुज़िश्ता दिन 397 की तादाद हुई, और दूसरी तरफ इतना बड़ा सियासी भूचाल, ये हो क्या रहा है मुल्क के अंदर? ये टाइमिंग दुरुस्त है इस सारे काम के लिए? देखें, प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो शुरू से ही उनका आपने स्टांस देखा था। लास्ट गवर्नमेंट में जब वो के में हमारी हुकूमत थी तो वहाँ पे भी आपने ये चीज़ नोट की थी, जब उनको कुछ लोगों के MPs के मुतालिक मुख्तलिफ किस्म के एलिगेशन सामने आए तो उन्होंने उनसे कहा था कि आप अपनी ओहदे छोड़ दें। ठीक। और उन्होंने परवाह नहीं की थी कि मेरी हुकूमत रहती है कि नहीं रहती। तो प्राइम मिनिस्टर इस हवाले से तो बड़े क्लियर हैं कि उनका 22 साल की मेहनत का असल मकसद ही यही है कि ये जो माफियाज का जो भी नेटवर्क है, जो भी उसमें मुलव्वस है, वो अक्रॉस द बोर्ड जो है उसको डेल्ट विद द आयरन हैंड, और ये उसका रिफ्लेक्शन है बड़ा क्लियर कट सा जी। जहां तक कोरोना का ताल्लुक है तो कोरोना जाहिर है, आप एक तो हमें मेरी सबसे पहले तो उन खानदानों के साथ जो इस वबा की वजह से दुनिया से चले गए, उनकी फैमिलीज के लोग, उनके साथ इंतहाई हमदर्दियां हैं। लेकिन हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि जिस स्पीड से ये कोरोना जो है बाकी ममालिक में गया, उस हवाले से हम बहुत, अल्लाह की हमारे पे रहमत है कि वो तो इन थाउजेंड्स एंड हंड्रेड ऑफ थाउजेंड्स में चला गया था। हमारी अभी जो रिपोर्टेड केसेस हैं, आप इनिशियली क्या था कि आपके पास किट्स की ही अवेलेबिलिटी नहीं थी। अब तो मामला जो हैं चाइना ने भी काफ़ी उसमें सपोर्ट कर दिया है, आपने बाकी भी रिसोर्सेज है, किट्स जो हैं वो अवेलेबल कर ली हैं। तो अब जिस स्पीड से ये आगे लग रहा है वो अल्लाह करे कि अब ये खात्मे की तरफ जाएगा, क्योंकि अगर ये एपिडेमिक फॉर्म में होता तो ये फिर अब तक तो इब्राहिम खान साहब, ये यानी ये टाइमिंग मैटर नहीं करती, आप समझते हैं वो अलहदा काम है, पॉलिटिकल काम, कोरोना वाला काम अलहदा है? जी देखिए, दो डिफरेंट किस्म के इश्यूज हैं। एक तरफ हम एक नेचुरल कैटास्ट्रोफी को डील कर रहे हैं, उसको उस तनाजुर में डील करना चाहिए। एक तरफ हम डोमेस्टिक अपने इश्यूज को डील कर रहे हैं, जहां पे कि प्राइम मिनिस्टर समझते हैं क्योंकि उन्होंने मुल्क चलाना है, तो जो वो बेहतर समझते हैं उसके मुताबिक वो डिसीजंस ले रहे हैं। ठीक। फैसल करीम कुंडी साहब, ये जो फैसले इमरान खान साहब ले रहे हैं, ये आप समझते हैं जो इब्राहिम खान साहब कहते हैं कि जी वो तो 22 साल से यही बात कह रहे थे करप्शन के खिलाफ, वो बर्दाश्त नहीं करना चाहते, इस वजह से उन्होंने बर्दाश्त नहीं किया, जो ब्लू आइड थे सब चीज़ें जो है वो मंजर आम पे ले आए और वो आयरन हैंड से काम कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पहली बात तो ये है कि
अभी जैसे उन्होंने कहा है, पहली बात तो इसमें ये थी कि जहांगीर तरीन साहब की ट्वीट आई है कि मैं किसी भी जो कमेटी को है वो चेयर नहीं कर रहा था, ठीक, और साथ जो है उनके तर्जुमान जो वज़ीर आज़म साहब के हैं पंजाब के, जो माजी के थे शहबाज गिल गिल। साहब, उन्होंने कहा कि हमने उनको उसके ओहदे से हटा दिया है, जो उनकी टास्क फोर्स के चेयरमैनशिप से। दूसरी बात है, अगर यह पोजीशन का कोई होता तो अभी तक नैब उसको गिरफ्तार करके उसकी तहकीकात शुरू कर दी होती, लेकिन हुकूमती नुमाइंदे PTI के हैं तो अभी तक नैब जो है वो चेयरमैन गालिबन आइसोलेशन में है, जो है वो उनको इस चीज़ का अभी तक पता ही नहीं है। और अब देखें इस वक्त कोरोना की जैसी सूरत हाल, अब मेरे भाई ने कहा कि जी सब कुछ है, आज आप देखें आज बलूचिस्तान में डॉक्टर्स एहतजाज पे थे, हमारे पास किट्स नहीं है, इनकी हुकूमत है बलूचिस्तान में, हमारी तो नहीं है। बलूचिस्तान के डॉक्टर्स एहतजाज पे थे कि हमारे जो है हमारे पास किट्स नहीं है, मुयसर नहीं, उनके ऊपर पुलिस ने लाठी चार्ज किया। उनको आज जो मसीहा जिनको हम सलूट कर रहे हैं, जिनको हम फ्रंट लाइन पे हमारे लड़ रहे हैं, आज उनको आप लोगों ने लाठी चार्ज की थाने में बंद कर दिया है। वहाँ पर जो है कमी है। सिंध की हुकूमत भी यही कह रही है कि जी देखें आपसे इस वक्त मुल्क जो है पूरे मुल्क में कोरोना वायरस की एक वबा आई हुई है, उसमें आप जो भी आपको बाहर से सामान मिलता है, आप फेडरल गवर्नमेंट में है, आपका हक बनता है कि आप बराबरी की बुनियाद पे जो जिस सूबे का हक बनता है आप उसमें जो है वो चीज़ें तकसीम करें, जो DMA के पास आ रहा है, जो वफाकी हुकूमत के पास आ रहा है। सिंध में भी मुश्किलात है सूबाई हुकूमत को अपने महदूद वसाइल में, ये तो 18th अमेंडमेंट को इससे जाता है कि 18th अमेंडमेंट के बाद सूबों के पास जो इख्तियार थे वो अपने वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट से उनको सपोर्ट चाहिए होती है, फेडरल हुकूमत उनको जो है वो सपोर्ट दे। बड़ी अच्छी बात है, देखें कि हमारे KPK के PTI के हमारे MPA थे, उनको भी कोरोना हो गया था, सईद गनी साहब हो गया था, दोनों रिकवर कर लिया है, बहुत पॉजिटिव बात है। बाकी भी जो है वो रिकवर कर रहे हैं, लेकिन ये चीज़ें जो हैं टेस्ट वगैरह ये हमें ज़्यादा बढ़ानी चाहिए। देखिए सिंध इसमें पहल की, हमने पहले कहा कि लॉकडाउन होना चाहिए, बाकी उन्होंने कहा कि हम लॉकडाउन नहीं करेंगे, आखिर उसी चीज़ पे वापस आ गए। लेकिन आज भी हमें कोरोना जो है वो इम्पोर्टेंट हमारे लिए, ये चीज़ भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। देखें आज रिशफल भी हुए कैबिनेट में, जी जी बिल्कुल। आज आपने जिन लोगों ने, अब आप कह रहे हैं कि जी हमारे मेंबर्स जो हैं या मिनिस्टर जो हैं वो खुद एहतसाबी की तरफ जाते हैं। पंजाब के सूबाई वजीर से तो हमने इस्तीफा ले लिया, KP का सूबाई वजीर जो है इस वक्त तक अपने ओहदे पे बैठा हुआ है, आपने खुसरो बख्तियार से एक मिनिस्ट्री लेके उसको इकोनॉमिक अफेयर में बिठा दिया। उनके भाई जिनके ऊपर इल्ज़ाम था फेडरल फाइनेंस मिनिस्टर पंजाब में, वो भी उसी वक्त बैठे हैं। तो ये चीज़ें जो हैं, ये चीज़ें आपने तो जरदारी साहब के ऊपर कोई आपने चार्जशीट ही नहीं दी थी और आपने उसको जो है वो अंदर कर दिया। बाकी अपोजिशन के खुर्शीद शाह साहब वगैरह हैं, बाकी आपने उनको अंदर कर दिया है। ये तो इनके खिलाफ रिपोर्ट ही आ गई और साबित कर दिया कि जी ये चीज़ है, और उसको अभी तक जो है। अब आप देखें कि आपने आज जहांगीर तरीन साहब कह रहे हैं कि वो PSPM जो है वो वज़ीर आज़म को वरगला रहे हैं। आज देखें कि सुनने में आ रहा था कि दो ग्रुप हैं, एक अरबाब शहजाद साहब का है या इसका है, जहांगीर तरीन साहब वगैरह का है, और एक PSPM का है। आज अरबाब शहजाद साहब को भी जो है ओहदे से हटा दिया गया। सुना है कि अभी रिमूव कर दिया है, उनको ओहदे से रिमूव कर दिया अरबाब शहजाद साहब को। हाँ, तो अब वजूहत तो बता देना कि आप या वो इनकॉम्पिटेंट थे या करप्ट थे या कोई वजूहत तो होगी ना। और जहांगीर तरीन साहब साफ कह रहे हैं कि आजम खान साहब पीछे हैं सारे खेल के। तो मतलब है कि ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है कि कोई शख्स जहांगीर तरीन साहब से भी ज्यादा मजबूत है वजीर आजम हाउस में जो बैठे हैं, तो फिर तो आप खुद देख लें। जी डॉक्टर, जी डॉक्टर निसार चीमा साहब, जो दोनों मेहमानों की गुफ्तगू आपने सुनी, ये जो मौजूदा सूरत हाल डेवलप हुई है, इस पे आपका तबसरा। अब सब बात यह है कि वज़ीर आज़म साहब ने एक बात पूरी कौम पे वाज़ेह कर दी है, और वो ये कि अगर अपोजिशन के किसी शख्स के ऊपर कोई झूठा इल्ज़ाम भी लगेगा तो उसको बिला ताख़ीर गिरफ्तार किया जाएगा। ठीक। और अगर हुकूमत के और उनके जो इत्तेहादी हैं उनमें से किसी के ऊपर सच्चा इल्ज़ाम भी लगे, किसी इंक्वायरी रिपोर्ट में उनका नाम भी आ जाए, तो उनके खिलाफ ये होगा कि या तो उनकी वजारत तब्दील होगी या कुछ नहीं होगा, या ये है कि जिस तरह आमिर कियानी साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगे तो उनको वहाँ से हटा के पार्टी का सेक्रेटरी जनरल बना दिया गया। ये है कि जनाब आप तो बड़े बासलाहियत आदमी हैं, आप एक वजारत तक क्यों महदूद रहे, आए पूरी पार्टी की आके क़यादत फरमाए, पूरी पार्टी का सेक्रेटरी जनरल बना दिया। खुसरो बख्तियार साहब को एक वजारत से हटा के इकनॉमिक अफेयर्स डिवीजन की वजारत दे दी। अंदाज़ा कर लें कि ये है एक्शन है, ये है जो उनकी सेंस और लेवल ऑफ डिसलाइकिंग फॉर करप्शन, ये है, अंदाज़ा कर लें। करप्शन के खिलाफ नफरत कौन सी है, ये तो सियासी नारे के तौर पे इस्तेमाल करते रहे हैं, और इसकी ज़ात में जब भी आएंगे अपोजिशन के लोग आएंगे, इनके दाएं बाएं जो बैठे हैं बड़े बड़े चोर डाकू, जिनको खुद ये कहते रहे और अब जिनके ऊपर साबित हो गया है, इनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई कौम देखेगी, अब भी देख रही है।
तो ये टाइमिंग फैक्टर को भी आप इंपॉर्टेंस देते हैं चीमा साहब या नहीं? दूसरी बात जो है, देखिए बात ये है कि इस वक्त पूरी कौम के ऊपर, पूरी दुनिया के ऊपर एक वबा नाजिल हुई है कोरोना की। कोरोना के हवाले से आप साहब, मैं चूँकि ये देखें हमारा फील्ड है, बतौर डॉक्टर भी मैं, तो जब डेंगू का आपको पता है जब हमला हुआ सबसे बड़ा एपिडेमिक 11-12 में मैं डीजी हेल्थ था पंजाब का जी। ठीक। तो मैं, अगर आप इजाज़त दें तो मैं ये कि देखें ये कौमी मसला, इस पर पोलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन चंद चीज़ों की निशानदेही इसलिए ज़रूरी है कि ताकि आइंदा हम इस तरह की गलतियों से बच जाएं। सही। अगर आप इजाज़त दें तो मैं 4 चीज़ों की निशानदेही करना चाहता हूँ जिनकी वजह से हमारे यहाँ ये वबा जो है तेज़ी से फैली है। ठीक। पहली बात यह है कि तफ्तान बॉर्डर पे, जिसका सबको पता है कि वहाँ पे जब ज़ायरीन आए हैं, ज़ायरीन का तो ज़ाहिर कोई कसूर नहीं है, जब ज़ायरीन आए हैं तो उनको जिन हालात में क्वारंटाइन और आइसोलेशन की रिक्वायरमेंट्स पूरी किए बगैर जिस तरह भेड़ बकरियों की तरह रखा गया, ना सफाई सुथराई का इंतजाम था, ना कोई वाशरूम्स का इंतजाम था, और फिर वहाँ से आगे, और जिसकी वजह से चंद केसेस थे मल्टीप्लाई होकर कई केसेस में तब्दील हो गए। वहाँ से फिर हाफिज साहब बगैर स्क्रीनिंग के इनको उनके आबाई इलाकों में भेजा गया, सिंध में भेजा गया, जनूबी पंजाब में और गिलगित बल्तिस्तान में, जिसकी वजह से बेशुमार केस बढ़ गए। दूसरा नेग्लिजेंस जो हाफिज साहब जी हुई, जब इटली और स्पेन से हमारे लोग बाई एयर आए हैं तो एयरपोर्ट्स पे भी स्क्रीनिंग का कोई इफेक्टिव इंतजाम नहीं था, और जहाँ जहाँ वो गए, ये मुझे भी पता है, गुजरात में गए और कई जगहों पे गए, वहाँ केसेस काफ़ी तादाद में बढ़ गए। ठीक। तीसरी बात ये हुई कि जब सिंध और बलोचिस्तान, सिंध ने और गिलगित बल्तिस्तान ने बहुत बर वक्त मैयज़ लिए, इनिशिएटिव लिए, लॉकडाउन किया, तालीमी इदारे बंद किए, आइसोलेशन सेंटर कायम किया, आइसोलेशन सेंटर्स में भी ये कि खुराक भी पहुँचाई, उस वक्त भी फेडरल गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट और केपी गवर्नमेंट तजब्जुब का शिकार रही, कंफ्यूजन का शिकार रही कि लॉकडाउन करना है या नहीं करना। ठीक। अगर उस वक्त ये कि उनको फॉलो किया जाता तो आज सूरत हाल बेहतर होती। चौथी बात जो है नेग्लिजेंस ये हुई, अगर कि वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि हमने तो 15 जनवरी को फैसला कर लिया था कि हमने स्टेप लेने हैं इसके खिलाफ, लेकिन 2 महीने बाद तब भी कोई स्टेप ना ले सके, ना एयरपोर्ट्स पे इफेक्टिव स्क्रीनिंग का बंदोबस्त कर सके, ना ये है कि ये डॉक्टरों के लिए PPEs, पर्सनल प्रोटेक्टिव जो इक्विपमेंट है, जो प्रोटेक्टिव किट्स है, ना वो प्रोवाइड कर सके, ना वेंटिलेटर्स का इंतजाम कर सके, ना ये है कि देखे जो लैब्स को अपग्रेड कर सके। आज भी कोयटा में जो सूरत हाल रही है, डॉक्टरों ने जो जिस तरह एहतजाज किया आपके सामने है, अब वे फॉरवर्ड ये हाफिज साहब के 4 चीज़ें बड़ी ज़रूरी है जी। 4 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। पहली बात ये है कि डॉक्टरों को पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ये जो है जो हिफाजती किट्स है, फौरी तौर पर प्रोवाइड की जाए। दूसरी बात जो है कि डॉक्टरों की, आपको याद है जब डेंगू का हमला हुआ तो मियाँ शहबाज शरीफ की क़यादत में जिस तरह वार फुटिंग पे काम हुआ, और फिर यह कि उन्होंने 100 से ज़्यादा प्रोफेशनल्स को थाईलैंड और श्रीलंका भेजा ट्रेनिंग के लिए। अब यह है कि बाहर तो हम नहीं भेज सकते, चाइना में किसी जगह ना एडवाइजेबल है, ना भेजना चाहिए, लेकिन चाइनीज़ डॉक्टरों, चाइनीज़ गवर्नमेंट से कहना चाहिए, अगर कुछ उनके डॉक्टर आए हैं, लेकिन चाइनीज़ गवर्नमेंट से हमें रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि मेहरबानी करके हमारे जो फ्रंट लाइन हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, पैरामेडिक्स हैं, उनकी वीडियो लिंकेज ये ट्रेनिंग करें, और इस तरह के ट्रेनिंग सेशन जो है उसमें टीचिंग अस्पतालों के और डिवीजनल और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पतालों का हमारा स्टाफ जो है वो इजीली पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक हो गया। तीसरी बात आप सब, एक आखिरी बात जो है, एक और बात जो है वो ये कि हमारी लैब्स जो है, देखिए इस वक्त पंजाब में सिर्फ एक जो है एक इदारा है पब्लिक सेक्टर में, इब्राहिम खान साहब को पता होगा कि निश्तर की लैब में अभी टेस्ट होने शुरू हुए कि नहीं, अभी ये चंद रोज पहले तक कोई नहीं था, नहीं टेस्ट हो रहे थे, सिर्फ एक पब्लिक सेक्टर में इदारा था, वो था एड्स कंट्रोल प्रोग्राम की लैब लाहौर में जो है, जो शहबाज शरीफ साहब के दौर में बनी थी। हमारा मुतालबा ये है कि टीचिंग अस्पतालों की और डिविजनल और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पतालों की लैब को अपग्रेड किया जाए टू दी लेवल ऑफ बायो सेफ्टी लेवल 3 इसको कहते हैं, जहाँ पे कोरोना टेस्ट हो सके। ठीक है डॉक्टर साहब, ये तो चंद दिन की बात थी, ये है कि अब तक ये है कि बड़ी आसानी से हो जाता, इट वाज अ मैटर ऑफ फ्यू डेज ओनली, लेकिन 2 महीने गुजरने के बाद भी अभी तक ये अपग्रेड नहीं हो सकी, फौरी तौर पे होनी चाहिए थी। और आखिरी बात आपसा कि स्क्रीनिंग फौरी तौर पे मैक्सिमम टेस्ट होनी चाहिए, किट्स प्रोवाइड करें तो स्क्रीनिंग जो है ना पता चले, WHO कह रहा है टेस्ट एंड टेस्ट। ठीक डॉक्टर साहब, मैं एक ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद आते हैं तो ये जो शुगर वाली रिपोर्ट थी इसके ऊपर डिस्कस करना चाह रहे थे प्रोग्राम के अंदर, तो वक्फे के बाद आते हैं तो इब्राहिम खान साहब से, फैसल करीम कुंडी साहब से इसके ऊपर बात करते हैं कि जो रिपोर्ट्स है इसके फ्लॉज जो है वो क्या है इनकी नज़र में। वेलकम बैक नाज़रीन, फैसल करीम कुंडी साहब, डॉक्टर निसार चीमा साहब, इब्राहिम खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इब्राहिम खान साहब, कल जो रिपोर्ट आई शुगर के हवाले से और वीट के हवाले से, ये एतराज़ उस रिपोर्ट के ऊपर है कि जी ये तो नहीं बताया कि इसके कार्टेल कौन थे, किन्होंने जो है वो सट्टा किया, सारी चीज़ें ग्राफ सब चीज़ें हो गई कि ये हुआ, ज़िम्मेदार कौन था, पंजाब गवर्नमेंट ने सब्सिडी क्यों दी, ये सब बातें जो है उसके अंदर सामने नहीं आ सकी। क्या कहेंगे आप इसके ऊपर? सर देखिए, इसलिए हमने कहा कि उसके फोरेंसिक की ज़रूरत है ताकि हम
एक एक चीज का जो है वो बाल उधेड़ के और जो ओरिजिनल कल्प्रिट्स हैं, जो लोग मुलविस हैं, ताकि इसमें किसी को प्री मेच्योरली या उसके बाद, अब आपने अभी बता रहे थे कुन्नी साहब के जी वो इनके उसको उससे इस्तीफा ले लिया, नहीं, उसने वॉलंटियरली खुद इस्तीफा दिया है। अभी गवर्नमेंट ने किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। जहांगीर तरीन साहब वाली बात भी ठीक है कि वो तो चेयरमैन थे ही नहीं, कि वो एक्साइटमेंट में, लेकिन शहबाज गिल साहब ने किस तरह से ट्वीट किया इब्राहिम खान साहब? उन्होंने पहले कहा कि मेरी समझ सोच से बाहर है। मकसद है वो हाइट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक बंदे की वो अपॉइंटमेंट ही नहीं है, तो वो कैसे उसको वो उस पे उसने ट्वीट कर दिया है या जो भी उनका। अच्छा, वो शहबाज उनसे गिल हुआ है। साहब इब्राहिम खान साहब किस कैपेसिटी में ये सारे फैसले सुना रहे हैं और चीजें कर रहे हैं? पीएम हाउस में मीटिंग में भी नजर आते हैं, उनकी कोई ऑफिशियल कैपेसिटी है? नहीं, ऑफिशियल कैपेसिटी तो मेरे ख्याल में पीएम हाउस में उनको अपने एज एन एडवाइजर ही उस पे रखा हुआ है। नहीं, कोई कंसल्टेशन के नोटिफिकेशन लिए, नहीं है, कोई मामलात चीज के नहीं है, लिए। मतलब कमाल बात नहीं है, कोई बंदा आता है आपके यहाँ काम करना शुरू करता है, चीजें हो जाती हैं, नहीं सर, पता ही नहीं काम तो होता। वो आज से नहीं, काम तो पंजाब में भी पहले कर रहे थे। अब तो उसका उनको तो यहाँ पे नोटिफिकेशन बुलाया था ना, उस वक्त तो वो तर्जुमान थे जी। पंजाब हुकूमत के, अब किस तो कैपेसिटी में अभी काम कर? अभी तो कोई मेरे ऑफ एंड टेल यू द ट्रूथ, मेरे वो इल्म में नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा ये जवाब उनको चीमा साहब को भी और कुन्नी साहब को भी ये बताना अर्ज करना चाह रहा हूँ कि एक्चुअली अगर आप देखें बदकिस्मती इस मुल्क की, ये दोनों जमातें, एक 50 साल से और एक 35 साल से जो है इस मुल्क को चलाती रही ऑन एंड ऑफ। ठीक, उसमें इस वक्त आपकी टोटल जो वो मशीनें हैं ना जी, ये आपको वो आप मसनूई सांस देने वाली, वो वेंटिलेटर्स। 2500 मशीनें हैं, टोटल वेंटिलेटर्स जिसको आप कहते हैं। मैं आसान जबान इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं ताकि एक आम इंसान इसको समझ सके। ठीक, वो सिर्फ 2500 हैं 22 करोड़ की आबादी के लिए। तो क्या इंतजामात इन्होंने किए थे कि जो आज हमें कह रहे हैं कि जी किट्स नहीं थी। और वैसे चीमा साहब की उसके लिए कि मुल्तान जो है इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्वारंटाइन वो आइसोलेशन वो बना दिया है, जहां पे के तफ्तान से 1237 आदमी लाए गए, 14 दिन के लिए उनको क्वारंटाइन किया गया। उनमें से 91 आदमी पॉजिटिव निकले, बाकी नेगेटिव थे। जो नेगेटिव थे उनको हमने उनके घर भिजवाया। अच्छा वो खान साहब, तो जो पंजाब से नहीं थे, साउथ सवाल, पंजाब से नहीं थे, मेरा पूरे सवाल, पाकिस्तान से थे। जो मेरा टेस्ट सवाल हो था, रहे हैं, रिपोर्ट वहाँ की पढ़ने, लैब्स में टेस्ट हो रहे हैं। रिपोर्ट पढ़ने के बाद जो है, क्या आपको लगता है कि इस रिपोर्ट से ये तासुर मिल रहा है कि जहांगीर तरीन साहब, खुसरो बख्तियार साहब, जिन्होंने सब्सिडी की मद में सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाया, वो बेनिफिशरी हैं? सर, ये सारे जितने, सिर्फ खुसरो बख्तियार साहब और जहांगीर तरीन नहीं है, उसमें आपके नवाज शरीफ फैमिली भी है, उसमें ये ओमनी ग्रुप वाले भी हैं। ये बड़े बड़े जितने भी लोग शुगर इंडस्ट्री के साथ रिलेटेड हैं, 15-15, 20-20 मिलों के मालिक हैं, ये सारे इसमें मुलव्वस तो नहीं मुझे कहना चाहिए, क्योंकि इन्होंने, वैसे तो ये सकम तो है कानून में कि आप इनको सब्सिडी दे रहे हैं। अब जहांगीर तरीन साहब कह रहे थे टीवी पे, मैंने सुना कि वो कह रहे यार 3 अरब मेरे पे लगा रहे हो, जिसमें 2.5 अरब तो मैंने नून लीग के दौर में लिया। अब आप यहीं से अंदाजा कर लें, आखिर कानून में कहीं ना कहीं सकम है ना, कि आप अगर एक चीज जायज है तो फिर उसको जायज रखें। ठीक, फैसल करीम कोटी साहब, ये कानूनी सकम का फायदा हो रहा है, फिर तो ठीक है, जो चीज़ पैसे कमाने हो कानून वैसा बना दे, क्योंकि यही लोग असम्बलियों में भी बैठे हैं, पार्लियामेंट में भी बैठे हैं, अपनी मर्जी का कानून बनाएं, कानून के मुताबिक जायज़ फ़ायदा उठाएं, कानून के मुताबिक आवाम की जेबों पे डाका डालें। जो इस मेरे भाई इब्राहिम साहब या जो इस पूरे जो उसमें आए हैं, जो लिस्ट आई है शुगर मिल वाली, क्या कभी इन्होंने गरीब ज़मींदार जो गन्ने का काश्तकार है उनको कितनी फ़ायदा दिया है? जो इन्होंने इतने फ़ायदे लिए हैं उनको कितना फ़ायदा दिया है अभी तक? गन्ने का रेट इन्होंने कितना बढ़ाया या क्या कुछ दिया है? वो तो नहीं है, लेकिन सिर्फ जो है वो कह रहे हैं कि जी हमने ये किया या वो किया। अब चीज़ ये है कि देखें, सामने आ गई है, अब पता चल गया है कि कौन इसमें मुलव्वस है कौन नहीं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अब वो कहते हैं कि जी पंजाब की वो एक डिबेट है जी, पंजाब के वजीर ने इस्तीफ़ा दिया है, उसे लिया गया है या जो भी है, तो पंजाब वाले में चलो हम कहते हैं चलो उनकी इखलाकी जरूरत समझ लें, चलो ये भी समझ लें, तो बाकियों में इखलाकी जरूरत नहीं है, जो कि KP का सूबाई वजीर है या खुसरो बख्तियार साहब हैं या उनके भाई हैं या बाकी कुछ हैं, तो वो भी हैं। अब शहबाज गिल साहब जो हैं वो आई थिंक स्पेशल असिस्टेंट इन मेकिंग हैं, फेडरल में भी सीटें कुछ खाली हो रही, शायद उसमें उनको कर लें, क्योंकि वो उन्होंने ट्वीट किया कि हमने जो है वो जहांगीर तरीन साहब को जो है अपने उहदे से हटा दिया। अब जो जहांगीर तरीन साहब कह रहे हैं कि PSPM जो है वो सारा जो है वो गेम खेल रहे हैं। अब मुझे बताएं कि चलो पंजाब में या किसी भी सूबे में कोई हॉस्पिटल नहीं है,
KPK में 7 साल से PTI की हुकूमत है। ठीक। कोई एक अस्पताल तो बता दे इन्होंने कुछ शायद बनाया हो, हमें तो नहीं पता अभी तक बनाया हो। एक वो BRT है, उसका काम भी शायद लेडी वेडिंग हॉस्पिटल खान साहब, आपके तो सूबे का है वो लेडी हॉस्पिटल आपने बनाया जी। लेडी वेडिंग का जो सारा उसकी रेनोवेशन और मुकम्मल उसको विद फुली आप उसका रिकॉर्ड निकाल लेना, रीडिंग अस्पताल कौन से साल में बने और उसकी जनरेशन पीपल्स पार्टी के दौर में जब ज़हर शाह साहब वजीर थे उस वक्त शुरू हुई थी। आप उसकी जरा डिटेल निकलवा लें तो पता चलेगा कि उन्होंने क्या वो कहते हैं अपग्रेड किया, हम PTI की गवर्नमेंट ने अपग्रेड किया उस हॉस्पिटल को। ठीक है, अब देखें, अब प्रॉब्लम तो ये है कि जब इनके पास इस वक्त जो है पूरी असम्बली में कोई कॉम्पिटेंट हेल्थ मिनिस्टर ही नहीं है KPK में, क्योंकि इस वक्त जो है ख़जाने के जो उस पर जो आप देखें मईशत किस तरफ जा रही है, उस पर जो काम करना है। अब हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो जो है वो हेल्थ मिनिस्टर भी हैं, अब उसने हेल्थ को भी संभालना है, सारा सिस्टम ये भी संभालना है। और ये दूसरी सबसे बड़ी बात यह है, देखें फ्लड आया था, जलजल आया था, जो भी था, उस वक्त कौम एक जाति एक जगह खड़ी थी। अब प्रॉब्लम यह है कि चाहे वो KPK है, चाहे वो पंजाब है या फेडरल गवर्नमेंट है, जहाँ पर भी चीफ मिनिस्टर्स या प्राइम मिनिस्टर जाते हैं उन्होंने कभी भी वहाँ के पार्लियामेंटेरियंस को ऑन बोर्ड नहीं लिया सिवाय PTI के। अब ये सिर्फ PTI की हुकूमत तो नहीं है। जो प्राइम मिनिस्टर ने पंजाब में लाहौर में स्पीच की वो भी एक पॉलिटिकल स्पीच थी, उसमें यह ज़ाहिर हो रहा था कि वो PTI के वज़ीर आज़म है, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म नहीं है। क्या चीफ मिनिस्टर पंजाब या फिर चीफ मिनिस्टर KPK या वज़ीर आज़म साहब जहाँ जाते हैं वहाँ पर लोगों ने बाकी वहाँ पर भी नुमाइंदगान है उनको भी मैंडेट दिया है, ये फंड जो आ रहा है ये पाकिस्तान के लिए आ रहा है, या ये जो चीज़ है, हम हमेशा कहते हैं, पीपल्स पार्टी ने कहा है कि ये इस वक्त हम फेडरल के साथ नहीं लड़ना चाहते, हमारे पास बहुत से मौके हम उनके साथ लड़ेंगे। इस वक्त मुल्क एक ऐसी सूरत हाल में है जिसमें हम सबको इकट्ठा चलना है। क्या PTI के नुमाइंदगान या चीफ मिनिस्टर्स या प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो भी इस चीज़ को समझते हैं कि उन्होंने इस पर भी सियासत करनी है? सही। ये चीज़ें जो है बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है कि इन्होंने कभी भी, हमारे सिंध के चीफ मिनिस्टर ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की लॉकडाउन किया, उनकी टेबल पे सारे वहाँ के जो पॉलिटिकल पार्टीज के जो लीडर्स थे वहाँ उनके साथ मौजूद थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सही। ये फ़र्क है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की डिलीवरेंस में और PTI की डिलीवरेंस में। चीमा साहब, अब ये इस्लामाबाद में आप तो मुख्तलिफ कमेटीज़ में भी है, आज भी खैर पार्लिमानी कमेटी की मीटिंग थी जो कोरोना के हवाले से थी। ये जो इस्लामाबाद में भूचाल है ये किसका क्या नज़र आ रहा है? इससे आपके जो पॉलिटिकल विजन है वो क्या कहते हैं कि ये इतनी जो अफरा तफरी सी एक नज़र आ रही है, ये इसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा? देखें, रिज़ल्ट तो ये देखें, इन्होंने बिल आखिर अपनी नायली रुबात इंतज़ामी की वजह से बिल आखिर अपने घर जाना है। बात यह है कि अभी तो यह है कि ये भूचाल तो इस वजह से है कि देखें गवर्नमेंट की अपनी एक सरकारी कमेटी जो इंक्वायरी कमेटी, उन्होंने ये है कि जिन लोगों को निशानदेही कर दिया है कि इन लोगों ने इतना माल कमाया है ये शुगर और ये आटे के बहरान में, इस सारे क्राइसिस में, और ये उनकी निशानदेही होगी, लेकिन उनके खिलाफ ये है कि क्या कार्रवाई हुई है। देखें, ये कौम देखने ये मुंतज़िर है कि क्या कार्रवाई होती है। दूसरी बात जो है वो ये देखें, ये यानी जिस तरह कुंजी साहब ने फरमाया कि ये देखें मिनिस्टर ये नहीं है कि इनके पास बंदे तो है, लेकिन राइट मैन फॉर द राइट जॉब वाला जो असूल है ये बिल्कुल कहीं अप्लाई नहीं करते। और ये है कि नालायक लोग देख लें, आप एक सिरे से लेके शेख रशीद से लेके फैसल वावडा तक पूरी टीम देख लें जिस तरह की टीम है। देखें, ये कि हेल्थ मिनिस्टर भी आप बाहर से आपने इंपोर्ट कर लिया है, आपके पास अपने PTI में कई डॉक्टर मौजूद हैं, कॉम्पिटेंट डॉक्टर, ये सही है, हेल्थ मिनिस्टर एक डॉक्टर ही होना चाहिए, लेकिन आपके पास पार्लिमानी सेक्रेटरी समेत कई कॉम्पिटेंट डॉक्टर हैं, आप उनमें से किसी को ये वजारत दें ताकि वो ज्यादा डिलीवर कर सके जिसको इस मुल्क के सिस्टम का पता है। देखें, दूसरी बात जो है वो ये है, मैं गुजारिश करता हूँ कि कुंडी साहब फरमा रहे थे, देखें रिलीफ वर्क की बात कर रहे थे कि देखें ये कौम का जो पैसा है इसका ज़िया नहीं होना चाहिए। आप ये कि टाइगर फोर्स बना के ये है कि एक मुताद अंदाजे के मुताबिक उसकी सिर्फ ये शर्ट्स जो है, यूनिफॉर्म है, उसके ऊपर कुछ 40-45 करोड़ रुपए आप लगा रहे हैं, यानी आप लगा रहे हैं या आपको कोई ये डोनेशन में दे रहा है, जो भी है 45 करोड़ रुपया लग रहा है। ये अंदाजा करें कि ये क्या इस वक्त दिहाड़ीदार मजदूर जो है वो ज्यादा वो मुस्तक हैं या ये इनके लिए ये टाइगर फोर्स के लिए। और दूसरी बात, ये डॉक्टरों को किट्स नहीं मिल रही, प्रोटेक्टिव किट्स, आप ये 45 करोड़ रुपए उनकी शर्ट्स पे लगा रहे हैं। दूसरी बात जो है कि कौन सी उनकी ट्रेनिंग है जाके वो जो है वो रिलीफ वर्क जो है वो इस तरह करेंगे दयानदारी के साथ। उनकी ट्रेनिंग आपने कंटेनर से डी चौक पे कौन सी मॉरल वैल्यूज की ऐसी की है कि वो खुदा खौफी के जज्बे के साथ मेरिट इंसाफ की बुनियाद पर करेंगे। हाल उसका ये है कि आप
हमारा अपना जो सिस्टम है, नेटवर्क है, गवर्नमेंट का, सरकारी है, लेडी वर्कर्स है, हर जगह मौजूद हैं, पोलियो वर्कर्स हैं, डिफरेंट हैं, हमारे लोकल बॉडीज के सेटअप से। आप बल्दियाती इदारों को बहाल करें, उनको इन्वॉल्व करें, उनके चीमा साहब, मैं ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में ये कोरोना के हवाले से वे फॉरवर्ड और ये जो रिपोर्ट्स आई हैं, जो चीज़ें हैं, इसके हवाले से जो है वो अब क्या चीज़ें हैं जो मुस्तकबिल के अंदर होनी चाहिए ताकि वंस फॉर ऑल ये मैटर जो है वो सॉल्व हो, फिर कभी ऐसा ना हो कि चीनी की कीमतें या गंदम की कीमत बढ़े या शॉर्टेज हो और उसका नुकसान जो है वो गरीब आदमी को पहुंचे। तो अभी ये वक्त है कि हम इस हवाले से क्यों ना एक कॉम्प्रिहेंसिव लाएअमल बनाएं। इसके ऊपर तजावीज़ क्या है और राय क्या है मेरे मेहमानों की, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में गुफ्तगू करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। डॉक्टर निसार चीमा साहब, फैसल करीम कुंडी साहब, इब्राहिम खान साहब हमारे साथ मौजूद है। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। इब्राहिम खान साहब, सजेशन क्या है? ये अब 25 तारीख को ये रिपोर्ट आ जाएगी, आप कहते हैं फॉरेंसिक भी मुकम्मल हो जाएगा, क्या होना चाहिए? क्यों सब्सिडी मिलती है ग्रोवर को? तो कोई फायदा नहीं होता। मैं बिल्कुल फैसल करीम कुंडी साहब की इस बात को सेकंड करता हूं कि ग्रोवर को तो उसका कोई बेनिफिट नहीं मिला। जो बेनिफिट मिला सब का सब सिर्फ मिल ऑनर्स ने उठाया और बेचारा सफर किया है अपना किसान ने। दूसरी बात, अब ये जो फोरेंसिक आ रही है इसका मकसद यही है, जो ये पिछले 50 सालों से ये सिस्टम चला रहे थे कि एक तरफ एक्सपोर्ट करके पैसे ले लो और दूसरी तरफ से शॉर्टेज हो करके और उधर से प्राइस बढ़ा के कमा लो। ये आज का नहीं, ये सिस्टम पुराना एक्सरसाइज हो रहा था और उसको कानून की एक किस्म की कवरेज दी हुई थी। ठीक, अब इसी चीज को हम फोरेंसिक पे लेके इन कवानीन में तब्दीली करेंगे ताकि आइंदा कोई इस चीज का फायदा ना उठा सके, और जिन्होंने फायदा उठाया अगर अगेंस्ट द रूल ऑफ लॉ किया है तो वो सारे दे विल पे फॉर इट। और अगर कानून की छतरी के अंदर उन्होंने हाथ की सफाई दिखा दी है तो वो फिर बच जाएंगे। सर, कानून की छतरी के अंदर देखें, वो तो अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि जी आपने अपना कानून ही नहीं देखे ना। कानून बनाने वाले कौन थे? यही लोग थे ना। ठीक, जरदारी साहब थे, वो अपना सदर तो हर पार्टी के अंदर इब्राहिम खान साहब ये तो था, वो सदर रहे, वो उनके, क्योंकि नैब को किसी ने आज तक वो नहीं किया था, उसमें कोई चेंजेस नहीं लाए थे या उसमें कोई उसमें बेहतरी नहीं लेके आए थे, क्योंकि वो सब इनको सूट कर रही थी उस वक्त चीजें। हम वो चीज करेंगे जो पाकिस्तान को सूट करेगी, 22 करोड़ को सूट करेगी, और 25 तारीख को इंशाल्लाह आपको दूध का दूध पानी का पानी होता नजर आ जाएगा। फैसल करीम कुंडी साहब, क्या राय है आपकी? ये मार्केट ग्रोअर जाने, इंडस्ट्री जाने, इसके अंदर जो है वो हुकूमत कहाँ से आ जाती है? हुकूमत कहाँ से अरबों रुपए की सब्सिडी दे देती है? इसके ऊपर क्यों नहीं कानून साजी होनी चाहिए? बिल्कुल कानून साजी होनी चाहिए। देखें, जो भी माफिया है वो हर हुकूमत में मौजूद होता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सिर्फ पीटीआई की हुकूमत मौजूद है। जहांगीर तरीन साहब की पार्टी, हमारे जब वो माजी में जिस पार्टी में थे वो हमारी हुकूमत का हिस्सा भी थे जब हम हुकूमत में थे, फिर नून लीग में भी बैठे हैं। हर हुकूमत में ये माफिया बैठे होते हैं और इनका हमेशा यही रहता है कि ज़मींदार को क्रश किया जाए और अपने लिए सब्सिडियाँ ली जाएँ और चीज़ें। मैंने पहले आपको कहा कि इसमें किसान को क्या फ़ायदा हो। किसान हमेशा जो है वो रुल रहा होता है गन्ने की कीमत के लिए, और हमेशा जो है मिल ओनर्स जो हैं वो फ़ायदे उठा रहे होते हैं या सब्सिडी उठा रहे होते हैं। देखिए, अभी ये आई है रिपोर्ट, देखते हैं 25 तारीख भी आ जाती है। हमें उम्मीद है कि 25 तारीख में के दौरान कोई प्रेशर नहीं होगा, कोई फजिंग नहीं होगी, क्या कुछ नहीं होगा, क्योंकि माफिया तो बहुत मजबूत माफिया है। शेख रशीद साहब ने खुद कहा है, उनके अपने वजीर ने कहा कि मुझे माफिया ने जो है धमकियाँ दी हैं। बहुत से और लोगों ने ऐसे कहा कि हमें धमकियाँ मिली है माफिया की तरफ से। तो इतना मजबूत माफिया तो है जो धमकियाँ वजीरों को भी देता है। तो हम कहते हैं कि अभी मैंने पहले कहा है कि अब नैब किधर है? क्या नैब पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए आप इस्तेमाल करेंगे? क्या अपोजिशन के अगर कोई लोग होंगे, जैसे मैंने पहले कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, देखें आपने आसिफ अली जरदारी साहब को अंदर किया, आपने फरियाल तालपुर को अंदर किया, आपने खुर्शीद शाह साहब को अंदर किया, बाकी लोगों को अंदर किया। उनके ऊपर क्या चार्जशीट थी? कोई चार्जशीट नहीं थी। ये तो सामने आ गई चार्जशीट इनकी कि यार ये तो वाकई इसके अंदर मुलविस है। उनके ऊपर तो कभी आपने उनका जो है आपने केस ही उसमें कोर्ट में नहीं लेके उनको बाद में जमा दी। बाकी अपोजिशन जमातों को देख लें उसमें, लेकिन हमेशा नैब को जो है वो अपोजिशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है और जो है हुकूमत के लिए इस्तेमाल नहीं किया। अब देखें, नैब के चेयरमैन खामोश हैं जब से कोरोना आया। उनकी भी मतलब है कि हमने पहले कहा है कि नैब और मईशत इकट्ठी नहीं चल सकती, और नैब को हमेशा जो है अपोजिशन के लिए आपने इस्तेमाल किया है, कभी भी हुकूमत के लिए इस्तेमाल नहीं होता। अब देखते हैं क्या करती है नैब के चेयरमैन। जी चीमा साहब, आपकी राय क्या है इस मामले में? अब सर, मैं ये समझता हूँ कि एक तो इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे मुल्क का किसान जो है बिल्कुल पिस के रह गया है। खा वो किसान जो है वो
वो चावल और गंदम काश्त करने वाला मगर हो। चीमा साहब, आप जैसे हाँ, लोग जब कानून साजी करना चाहते हैं तो मेरी उनको गुजारिश- लीडरशिप करने भी नहीं देती ना। मेरी गुजारिश सुन लें, ये देखें, खा वो चावल और गन्ना काश्त करता हो, वो गंदम काश्त करता हो, कपास काश्त करता हो, वो किन्नो या आम उगाता हो, सही। ये सारे किसान जो उनको फैसिलिटेट करने के लिए गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी नहीं है और गवर्नमेंट बुरी तरह इनको नजरअंदाज करती है। इसी वजह से किसान जो है उसकी हालत दिन ब दिन जो है वो ज्यादा बद से बदतर होती जा रही है। सही। बात यह है कि ये जो बहरान आया है, इसमें यह है कि जब एक इंक्वायरी रिपोर्ट की आ गई है सामने, उसके नताइज सामने आ गए, फाइंडिंग सामने आ गई है, तो नैब के चेयरमैन जो हैं वो हो सकता है आइसोलेशन में हो, क्वारंटाइन में हो, या उनकी दीगर कई मसरूफियात हैं, मुमकिन उनकी वजह से उनको वक्त ना मिल रहा हो, यह है कि उनके ऊपर हाथ डालने का, या ये है कि जिस तरह हमने कहा है कि हुकूमत का और नैब का वैसी अलायंस है, वो जो है अगर ये है कि कोई अपोजिशन का बंदा होता तो अब तक गिरफ्तार हो चुका होता। ठीक। लेकिन चूंकि हुकूमती लोग हैं, इस वजह से ये है कि क्या कार्रवाई होती है आपके सामने है। होना ये चाहिए कि जिन्होंने ये जो है एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी शुगर को, और इस तरह मसनूई बुरान पैदा करके और फिर यह है कि करोड़ रुपए कमाए, तो ये है, और फिर यह है कि किसके दबाव पे पंजाब गवर्नमेंट ने 3 अरब रुपए की सब्सिडी देने का ऐलान किया, फैसला किया। ये इसकी सारे जो है तहकीकात। कौमी मुजरिम है, दे मस्ट बी ब्रॉट टू जस्टिस। जी, इब्राहिम खान साहब, एक सेंटेंस में मुझे जवाब दीजिएगा, कोरोना के हवाले से अपोजिशन गवर्नमेंट को एक नेशनल एजेंडा, नेशनल कंसेंसस नजर आता है आपको? रुकावट क्या है उसमें? कोई रुकावट नहीं है जी, ये पाकिस्तान हम सबका है और मैं समझता हूँ ये जंग हम सबकी है, चाहे कोई सिंध से है, कोई बलूचिस्तान से है, केपीके से है, पंजाब से है, हम सब एक हैं और हमें सब एक होकर इसके खिलाफ जंग करनी चाहिए। कोई पॉलिटिकल स्कोरिंग इस इशू पे नहीं होनी चाहिए। कुदरती आफत है, इसके लिए मिलके लड़ेंगे और इंशाअल्लाह अल्लाह पाक इसमें हमें कामयाबी अता कुंडी साहब, फरमाएंगे। जो सजेशंस हैं अपोजिशन की, मुख्तलिफ सिविल सोसाइटी की, एनजीओज की, गवर्नमेंट उसके ऊपर संजीदा है या नहीं है? देखें जो मुझे नहीं कुछ लगता कि गवर्नमेंट जो है इन्होंने किसी सिंध चीज में को किया, संजीदा ले रही सिंध है। में जो खान साहब, कुछ फैसल किया करीम वहाँ कुंडी पे साहब से जवाब ले लूं। जी फैसल साहब। मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट कोई चीज़ को संजीदा ले रही है। मैंने पहले आपसे जिक्र किया कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इस वक्त इस मुल्क में कोरोना है, उसको भी हुकूमत जो है इस वक्त संजीदा नहीं ले रही है। और बाकी चीज़ों अगर आप नीचे आ जाए तो सब चीज़ें, इसको अगर आप वन बाय वन देखें तो कौन सी चीज़ को उन्होंने संजीदा लिया है? कोरोना जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो इस मुल्क में इस वक्त बल्कि पूरी दुनिया में वबाई हुई है, उसको सीरियस नहीं लिया हुआ। आप देखें कि वो जो डॉक्टर्स जो मैंने पहले जिक्र किया, इस वक्त जो जिनको खिदमत करनी चाहिए थी इस आवाम की, लोगों की, वो आज बलूचिस्तान में थानों में जो है वो बंद है। जी, वो कह रहे हैं हमारे साथ वो सलूक हो रहा है जो दहशतगर्दों के साथ सलूक हो रहा है। निसार चीमा साहब, लास्ट सेंटेंस सर। जी, मैं फिर ये गुजारिश करूंगा कि ये जो है हमारे कोरोना जो है एक इस तरह की एक ग्लोबल इशू बना हुआ है। पाकिस्तान में इसके खिलाफ हमने मिल के लड़ना है, लेकिन उसके लिए लड़ने के लिए जो आपके फ्रंट लाइन हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स है, कम से कम उनको हिफाजती किटें तो प्रोवाइड करें, ठीक। और ये है कि वेंटिलेटर्स का इंतजाम करें, अपनी लैब्स को अपग्रेड करें और देखें ज्यादा से ज्यादा टेस्ट हो ताकि पता चले कि एक्चुअल पोजीशन क्या है। ठीक। फैसल करीम कुंडी साहब, डॉक्टर निसार चीमा साहब, इब्राहिम खान साहब, तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। कल इसी प्रोग्राम में इंशाल्लाह इसी वक्त मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।